हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोडकॉम चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या, संस्कृत व्याकरण का संधि परिचय। पहले हमको पता चलना चाहिए कि संधि का व्युत्पत्ति क्या बता रहा है। देखो, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्ययात संधि इति शब्द निष्पद्यते। अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय से संधि शब्द का व्युत्पत्ति है। देखो, ये संधि का डेफिनेशन क्या है ना, पर सन्निकर्ष संहिता। संहिता अर्थात संधि, अर्थात पर सन्निकर्ष मतलब क्या है, वर्णों का मेलन, परस्पर समीपवर्ती द्वयोः वर्णयोः मेलनम संधि। जो संहिता है, संहिता संधि पदवाच्या। नेक्स्ट क्या बता रहा है ना, वर्णानाम अति संहित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णानाम वर्णों का अति संहित सन्निधि, वर्णों का मेलन को ही संहिता संज्ञा स्यात्। संहिता अर्थात संधि, संहिता संज्ञा स्यात्। देखो, संहिता अर्थ क्या होता है ना, संहिता का अर्थ होता है वेद। हमारा वेद है ना, वेद में क्या है, मंत्रों का अति संहित सन्निधि होता है ना, इसीलिए वेद को भी संहिता बोला जाता है। लेकिन इधर संधि क्या है ना, वर्णानाम मेलनम संधि। ठीक है, संधि को हम क्यों पढ़ेंगे? प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के लिए संधि का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। देखो, जब हम पढ़ते हैं संधि को विच्छेद करके पढ़ना चाहिए, और जब लिखते हैं संधि करके ही लिखना चाहिए। देखो, संधि को विच्छेद करके पढ़ने से क्या होता है ना, श्रुति मधुर होता है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं, हम संधि को विच्छेद करके पढ़ना चाहिए। देखो, संधि करना ये जो लिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। चाहे वो संधि करके लिख सकता है, वह संधि ना करते हुए भी लिख सकता है। अगर संधि करके लिखता है तो लिखन सुंदर होता है, और विच्छेद करके पढ़ने से क्या होता है ना, श्रुति मधुर होता है। संधि हर जगह में करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कहाँ बाध्य है, चलो इस श्लोक माध्यम से सीखेंगे। क्या बता रहा है, देखो, संहिता एक पद नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समास वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। देखो, संहिता एक पद नित्या, एक पद में प्रकाश करने के लिए संधि आवश्यक है। नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु तथा उपसर्ग का मेलन के लिए संधि अत्यंत आवश्यक है। नित्या समास वाक्येतु, समास हम जानते हैं, अनेक पदों को एक पद में प्रकाश करने का पद्धति को समास बोला जाता है। जैसे वर्णानाम मेलनम संधि होता है, वैसे पदानाम मेलन, पदों का मेलन से समास होता है। लेकिन समास के लिए संधि का अत्यंत आवश्यक होता है, इसीलिए सा विवक्षाम अपेक्षते। मतलब ये संहिता एक पद में प्रकाश करने के लिए तथा धातु तथा उपसर्ग को एक पद में प्रकाश के लिए और समास पदों को लिखने के लिए हमारा संधि बाध्यता है। इसीलिए बोला जाता है क्या, ये तीन क्षेत्र में हमारा संधि अत्यंत आवश्यक होता है। चलो वन बाय वन अभी देखेंगे। एक बात बोलना चाहूंगा कि आज तो संधि का जस्ट इंट्रोडक्शन है। अगर इस वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करने को बिल्कुल ना भूलना। चलो देखते हैं कौन सी क्षेत्र में हमारा संधि अत्यंत आवश्यक होता है। देखो, संहिता एक पद नित्या, एक पद में प्रकाश के लिए संधि अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे ना, गए अकह गायक। देखो, हम जो अगर गई अक अलग अलग लिखेंगे तो ये श्रुति मधुर होगा क्या, लिखने के लिए सुंदर नहीं होगा कि पढ़ने के लिए श्रुति मधुर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ही क्या कंपलसरी है हमारा संधि करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, भो अति भवती। अगर हम भवती ना लिखते हुए लिख देंगे भो अति, हमारा क्या है, हम समझ ही नहीं पाएंगे, लिखन सुंदर नहीं होगा और बोलने में क्या है, श्रुति मधुर नहीं होगा। इसलिए ये कंपलसरी है एक पद में प्रकाश के लिए। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है ना, धातु उपसर्गयोः, नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु तथा उपसर्ग के लिए संधि आवश्यक है। देखो, अप इच्छते अपेक्षते, हम अगर सेंटेंस में लिख देंगे अप इच्छते, हमको श्रुति मधुर नहीं होगा और लिखन भी सुंदर नहीं होगा। देखो, उपसर्ग क्या है ना, संस्कृत में द्वाविंशति उपसर्गाः सन्ति, 22 उपसर्ग हैं। क्या क्या है ना, प्र परा अप सम अनु अव निस नि दुस दुर बि अंग नि यदि अपि अति सुत अभिप्रति परि उप। समझ में नहीं आया? देखो, एक गाना के माध्यम से ये उपसर्ग को आप याद रख सकते हैं। देखो, प्र परा अप सम
अनु अब नि स्निर दोष दूर भी अन नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। ये हो गया। ये उपसर्ग मतलब क्या है ना, हम जब इंग्लिश में जानते हैं प्रीफिक्स है ना, और सफिक्स होता है प्रत्यय। उपसर्ग प्रीफिक्स और सफिक्स होता है प्रत्यय। जैसे हम बोलेंगे इंग्लिश में एक एग्जांपल, जैसा हैप्पी, हैप्पी पहले प्रीफिक्स लगाएंगे क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। ठीक है, ये इसको संस्कृत में बोला जाता है उपसर्ग। ये हो गया उपसर्ग का एग्जांपल। प्रत्यय का एग्जांपल लेंगे तो देखो यहाँ अनहैप्पी मतलब क्या है, उपसर्ग व प्रीफिक्स, और इधर हैप्पीनेस हो जाएगा क्या मतलब प्रत्यय व क्या सफिक्स। ठीक है, ये तो इंग्लिश में। देखो थर्ड नंबर पॉइंट क्या है ना, समास है नित्या समास है व केतु। समास पद है तो संधि अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे देखो गण ईशो गणेश, अगर हम लिखेंगे सेंटेंस में गण ईशो भगवान को हम प्रणाम करते हैं, इसमें कोई श्रुति मधुर हुआ क्या, लिखने में भी सुंदर नहीं होगा और बोलने में भी श्रुति मधुर नहीं होगा। इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा ना, गणेश लिखेंगे तो हमारा समझ में आएगा, श्रुति मधुर होगा और लिखन भी सुंदर होगा। ये तीन क्षेत्र में संधि का अत्यंत आवश्यक है, मतलब बाध्य है, हम संधि करने के लिए बाध्य है। और बाकी स्थल में क्या होता है, चाहे हम संधि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो तो लिखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब हम लिखते हैं संधि करके लिखना चाहिए, और जब पढ़ते हैं विच्छेद करके पढ़ना चाहिए। जबकि लिखना संधि करके लिखेंगे तो लिखन सुंदर होगा, अगर विच्छेद करके पढ़ने से क्या श्रुति मधुर होगा। इसीलिए संधि हमारा ये तीन स्थल में कंपलसरी होता है। चलो ये संधि क्या है ना, संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं। क्या क्या है चलो डिस्कस करते हैं। देखो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार है। क्या क्या है ना, पहला है स्वरो संधि, इसको औच संधि बोला जाता है। सेकंड है व्यंजन संधि व इसको हल संधि बोला जाता है। और थर्ड नंबर है विसर्ग संधि। देखो एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। औच संधि व स्वरो संधि किसको बोला जाता है ना, स्वरो वर्णों के साथ स्वरो वर्णों का मेलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसको ही स्वरो संधि बोला जाता है। चलो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है। देखो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या बता रहा है ना, नरो धन अधिप नराधिप। सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या है ना, यदि धन अपि यद्यपि। देखो स्वरो वर्ण के साथ स्वरो वर्ण का मिलन से ही जो संधि होता है स्वरो संधि कैसे बोला जाता है। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल को अगर देखेंगे, नरो, नरो का क्या होता है, नौ कैसे होता है, नौ धन ओ नौ। रो कैसे होगा ना, रो धन ओ रो। ठीक है, सेकंड में क्या है, ओ, मतलब क्या है, इसका अंत में ओ है, मतलब ओ के ओ मिल जाएगा तो आ होता है। जब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्वरो संधि को इसको पता चलेगा। लेकिन क्या है हमारा मुख्य रूप से क्या है, इसका अंत में स्वरो वर्ण है और सेकंड पद में क्या है, वो भी स्वरो वर्ण है। मतलब स्वरो वर्ण से स्वरो वर्ण का मिलन से क्या है, स्वरो संधि होता है। सेकंड नंबर एग्जाम्पल वही यदि, अंत में क्या है ई प्लस अ, यह होता है, ये यौन संधि इको यणचित सूत्र में होता है। लेकिन जब पढ़ेंगे स्वरो संधि को ब्रीफली तब डिस्कस होगा। लेकिन मुख्य रूप से क्या पता चला ना, ये स्वरों के साथ स्वरो वर्णों का मिलन हुआ तो स्वरो संधि का उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया स्वरो संधि का डेफिनेशन पता रहा क्या ना, स्वरो वर्ण के साथ स्वरो वर्णों का मिलन से जो संधि होता है उसको स्वरो संधि बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या है ना, व्यंजन संधि। देखो व्यंजन संधि का डेफिनेशन क्या है ना, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण अथवा स्वरो वर्ण का मेलन से जो संधि होता है उसको बोला जाता है क्या, व्यंजन संधि। चलो देखेंगे ठीक है कि नहीं। देखो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल बता रहा है सत धन जन सज्जन। सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या है, खादन धन अपि खादन अपि। देखो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल अंत में क्या है, तो मतलब व्यंजन है। सेकंड वर्ड क्या है, जो, मतलब क्या, वही व्यंजन के साथ व्यंजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या है ना, खादन न रहा प्लस ओ रहा,
क्या है, व्यंजन वर्ण रहा और स्वर वर्ण रहा, इसलिए व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन क्या है ना, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण मिलन से जो उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि बोला जाता है। देखो ये व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन का संधि हुआ और ये व्यंजन के साथ स्वर वर्ण का संधि हुआ। सेकंड नंबर एग्जाम्पल ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है ना, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का डेफिनेशन बता रहे क्या ना, विसर्ग के साथ स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण का मिलन से जो संधि होता है उसको व्यंजन संधि बोला जाता है। वो सही है कि नहीं, चलो एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या बता रहा है ना, नमः धन करोति नमस् करोति। सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या है ना, पितुः धन इच्छा पितुर इच्छा। देखो वही हुआ कि नहीं, देखो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या है, विसर्ग रहा अंत में प्लस क। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हो गया क्या, विसर्ग के साथ व्यंजन वर्ण का मिलन से संधि, विसर्ग संधि हो गया। सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या है, पितुः अर्थात विसर्ग अंत में रहा प्लस इच्छा, ये स्वर वर्ण हुआ। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में क्या है ना, विसर्ग के साथ व्यंजन का संधि हुआ, जैसे नमः करोति नमस् करोति। सेकंड नंबर एग्जाम्पल क्या है ना, विसर्ग के साथ स्वर वर्ण का मेलन के संधि हुआ, जो पितुः धन इच्छा पितुर इच्छा, ये हो गया। देखो इसमें हमको क्या पता चला ना, स्वर संधि में स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मिलन होता है, व्यंजन संधि में क्या होता है ना, व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर वर्ण का मिलन होता है, और विसर्ग संधि में क्या है ना, विसर्ग के साथ चाहे स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण का मिलन से जो संधि होता है व्यंजन संधि होता है। ठीक है, ये रहा आज जस्ट ये संधि का परिचय, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि का जस्ट एक एक एग्जाम्पल हम देखे हैं। हम अगले क्लास में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करना। उम्मीद है कि आप ये संधि का परिचय आज अच्छे तरह से एग्जाम्पल के साथ साथ समझ पाए होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching this video.